आज संविधान दिवस के मौके पर टीएमसी नेता फैसल अली ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज के दौर में केंद्र में बैठे बीजेपी के नेता कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अमित शाह को भी निशाने पर लिया। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के हवाले से मैं पूरे देश के हर नागरिक को, हर एक अपने देश के लोगों से को बधाई दूंगा कि आज हम लोगों को एक संविधान दिया गया था जो इंटीग्रिटी और हमारे देश के सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, हम सबको एक बंधन में बांटता है। सारे पूरे देश के धर्म, जात पात, हर तरह के लोगों को एक साथ एकजुट में बांधा गया था इस संविधान के तहत। और शपथ ली गई थी कि हिंदुस्तान के हर एक जात धर्म के लोग, जात पात के लोग एक होकर देश के हित के लिए और देश के सम्मान के लिए, उसके आत्मरक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर वचनबद्ध रहेंगे, कसम खाते हैं और हम लोग एक होकर मजबूती के साथ इस देश को लेके आगे तरक्की और कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले पूरे देश के हर एक लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत और संविधान के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। जहाँ पर देश में धर्म की राजनीति शुरू हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं हर जगह में धर्म की राजनीति होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म की राजनीति में आज ये बात सबसे पहले शुरुआत मैं करूँगा अमित शाह जी के स्टेटमेंट से। गुजरात के इलेक्शन में जो उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को ये बोल दिया कि भाई इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज पब्लिक मंच में आकर खुद होम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री ये कहता है कि हमने 2002 में इनको सबक सिखा दिया था और इन्हें हमने ठंडा कर दिया था। ऐसे वर्ड सामने आते हैं। इसके बाद इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को या इस देश के जुडिशल सिस्टम को या इस देश की आम जनता को, जो हम लोग इस देश की ताकत हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को अब और क्या प्रूफ चाहिए? जब सामने से खुद आकर एक होम मिनिस्टर कहता है कि हमने इन्हें समझा दिया था, इन्हें डरा दिया था, मैंने राइट करके हमने उन्हें बता दिया था, ठंडा कर दिया था, ऐसे अल्फाज आज देश का एक होम मिनिस्टर यूज़ कर रहा है। ये हमारे देश के लिए, उसके गौरव के लिए, उसके सम्मान के लिए सबसे ब्लैक टाइम जा रहा है हमारे देश का। और मुझे लगता है जो भी इस देश पे गर्व करता है, इस देश के संविधान पे गर्व करता है, उसका शर्म से सर झुक गया होगा कि आज देश का इतने बड़े पद में बैठा हुआ एक आदमी खुलकर यह बात एक्सेप्ट कर रहा है कि 2002 की दंगा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी में करवाया था। ये बात आज खुद एक्सेप्ट कर ली देश के सामने आकर। और किस तरीक़े से अगर हम लोग देखेंगे, आज़ादी से पहले जाकर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब राव अम्बेडकर ने जिस तरह से, जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का गठन किया था उन्होंने, और उन्होंने जो मेहनत की थी, उनका जो संघर्ष है देश की आज़ादी में, अगर वहाँ पर आप आज़ादी से पहले जाकर ज़रा सा उस पर झाँक कर गौर करने की कोशिश करेंगे उनकी पूरी ज़िंदगी, तो आपको पता चलेगा किस तरह हिंदू महासभा और RSS ने किस तरीक़ा से उनको परेशान किया था और किस तरीक़ा से उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था। और यही वजह था कि आज हज़ारों और लाखों की तादाद में समर्थन को लेकर और B.R. अम्बेडकर साहब हिंदू धर्म को छोड़कर और जाके बौद्ध धर्म अपना लिए थे। किस तरीक़े से हालात बना हुआ था, उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा था, क्लियर लफ्ज़ों में, कि ऐसी फ्रीडम हम लोग हासिल नहीं कर सकते अगर हम अपने लोगों को आज़ादी नहीं दे सकें, ग़ुलामी से आज़ादी नहीं दे सकें, अनटचेबिलिटी से आज़ादी नहीं दे सकें, कल्चरली से आज़ादी नहीं दे सकें, भेदभाव से आज़ादी नहीं दे सकें, तो ऐसी आज़ादी का कोई मतलब और महत्व नहीं होगा। तो पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रहें, लड़ते रहें नीचे जात के लोगों के लिए, दलितों के लिए उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष अर्श आने वाले इतिहास तक, आने वाले सालों तक आप देखेंगे वो भूला नहीं जाएगा। लोग उनको याद करेंगे, उनका वो संघर्ष, उनकी मेहनत, और जिस तरीक़ा से वो दबे कुचले लोगों के लिए जिन्होंने लड़ाई किया और उन लोगों को जगह दिलाने की कोशिश की, हमारे संविधान में रिजर्वेशन दिया, उन्हें सम्मान दिलाने की कोशिश की। और आज भी, आज उनके बनाए हुए संविधान एक स्ट्रगलिंग मोड में है। आज भी संघर्ष चल रहा है, लगातार कोशिश चल रही है, दलितों का रिजर्वेशन ख़त्म करने की बातें चल रही है। दलितों का, अरे पहले दलितों को अपना साथ बैठाकर खाना खिलाओ ना, फिर कहना उनके रिजर्वेशन के बारे में क्रिटिसाइज़ करना। आज अपने बराबर बैठा के तो उनको देखो, उनके अपने बराबर सम्मान देखो तो देखो। आज सम्मान जात पात के हिसाब से आप देते हैं, आप सम्मान उनके एजुकेशन के हिसाब से दीजिए,
उनके रहन सहन के हिसाब से दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरी दुनिया में अपनी इज्जत बनाई है और अपनी गनीमत से, अपने एजुकेशन से, अपनी क्वालिटी से पूरी दुनिया में उन्होंने छाप छोड़ा है। तो आप वैसा सम्मान आज दो, आज उनको अपने साथ बैठाओ, उनके साथ खाओ, उनके साथ पियो, एक ही बर्तन में खाओ, आप एक साथ चलो, एक साथ मंदिर में जाओ, उन्हें भी पूरी आज़ादी दो, फिर आप ज़रूर हटाने की बात करो रिजर्वेशन, देखेंगे। मगर आज आपने उनको अपने बराबर का दर्जा नहीं दिया, अपने साथ बैठाया नहीं, अपने साथ खिलाया नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। आज वैसे लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। सवाल रिजर्वेशन का नहीं है, सवाल उसका नहीं है। आज भी आज़ाद देश में, आज़ादी के 75 साल बाद भी आज दलित स्ट्रगल कर रहा है। आज दलित की बच्ची रेप करके मार दी जाती है, उसका बॉडी जिंदा जला दिया जाता है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सके। पुलिस खड़ा होकर बॉडी जलाती है। ये यूपी का घटना आपके सामने आप लोग देखे होंगे। दलित को नंगा बांध कर मारा जाता है। आज भी इस देश में ऐसी घटनाएं हो रही है। मुझे लगता है जो भी इस देश के संविधान, इसके कल्चरल, इसके फैब्रिक पर विश्वास करता है, उसका शर्म से सर झुक जाता होगा ऐसे जब हादसा इस देश में होता था। और मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत चिंतित हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये एक समाज में अभी फिर से दोबारा, जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, ये समाज में फिर से बीमारी की तरह फैल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारा देश एजुकेटेड हो रहा था, पढ़ा लिख रहा था, आस्ते आस्ते ये चीज़ें भेदभाव थोड़ा कम हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशंस कम हो रहा था। लेकिन अब फिर से दोबारा देश उसी रास्ते पे है। आज देखिए, B.R. अम्बेडकर साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी कि हिंदू धर्म का एक्सपेंशन ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से रुक गया है। अगर कास्टिसिज्म नहीं हो तो हिंदू धर्म भी फले और फूले। लोग हिंदू धर्म की तरफ नहीं आते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो कौन से कास्ट में आएंगे हिंदू धर्म में। आप घर वापसी की बात करते हो, आपके पास घर वापसी के लिए कौन सा जगह है? आप बताओ ना, कौन सा जगह दोगे? आप ब्राह्मण का जगह दोगे, राजपूत का जगह दोगे, दलित का जगह दोगे? बताओ, घर वापसी में कौन सा जगह दोगे? उसके काम के हिसाब से आप उसका धर्म बांध देते हो। अरे हो सकता है 100 साल पहले किसी का बाप मोची था, लेकिन आज वो जज है, तो उसका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, उसका कास्ट परिवर्तन नहीं हुआ। और घर वापसी की बात कर रहे हो। 100 साल पहले हो सकता है कि हमारे माँ बाप टेलर होंगे, लेकिन उनके बच्चे पढ़ लिख कर जज बन गए, उनके बच्चे जज बन गए, उनके बच्चे मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनका कास्ट नहीं बदला। कास्ट जब आपने दिया उसके काम के हिसाब से दिया, लेकिन कास्ट जब छीना तो छीना नहीं। उनका काम बदल गया लेकिन कास्ट नहीं बदला। ये कैसे, ये कैसा है ये फॉर्मूला? इवन मैं पढ़ रहा था अंबेडकर जी को, तो मैंने देखा, मैं चौंक गया स्टेटमेंट देकर। इवन जिनका दामन पकड़ के ये वीर सावरकर जी का नारा लगाते हैं ये बीजेपी और आरएसएस वाले, उन्होंने कहा था कास्टिसिज्म हमारे धर्म में एक बीमारी है, ये जब तक रहेगा हमारा देश यूनाइट नहीं हो पाएगा। हम लोग कभी भी दुनिया का सबसे पावरफुल ताकतवर कंट्री नहीं बन पाएंगे। ये सावरकर जी का कहना है, उनका कोट है। तो उनकी बातें करते हैं लेकिन उनकी बातों पर चलते नहीं है। जैसे ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन नारा लगाकर जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नारा लगाते हैं, मर्यादा बांध के 6 साल की बच्ची का बलात्कार कर देते हैं, और बलात्कारी को बचाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाकर कोर्ट जाते हैं। तो ऐसे हालात से आज हमारा देश गुजर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा उन्होंने कभी नहीं लगा, उनके नाम के साथ मर्यादा लगाया जाता है। उनके मानने वाले, उनके नाम का स्लोगन लगाने वाले 14 साल के बच्चे को, निहत्थे बच्चे को मिलकर पीटकर मार देते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं उस हिंदू धर्म और उस हिंदू का मैं सम्मान करता हूँ जो शास्त्रों के साथ हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, जो गीता के साथ हिंदू धर्म का फॉलो करते हैं। मैं उन फेक हिंदुत्व का मैं उनका अपोजिशन बोलता हूँ, उनके ख़िलाफ़ बोलता हूँ और ज़िंदगी भर बोलता रहूँगा। जो प्रोपेगेंडा हिंदुत्व के नाम पर लोगों को मारते हैं, लोगों को काटते हैं, लोगों को लड़ाते हैं और मर्यादा को तोड़ते हैं, मैं उस फेक हिंदुत्व के साथ कभी नहीं हूँ। उनके खिलाफ़ मेरा संघर्ष चलता रहेगा और अपने आखिरी सांस तक मैं उनके खिलाफ़ लड़ता ही रहूँगा। ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है उनके साथ।
और देश के हालात, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी संगठन हो, जो संगठन डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव करता है, किसी के साथ भी वो बदलाव लाने की कोशिश करता है, मेरा संघर्ष उनके साथ आखिरी सांस तक चलता रहेगा। मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ आज इस संविधान डे के दिन कि मैं उन सब के ख़िलाफ़ मेरा संघर्ष लगातार चलता रहेगा। जिस तरह हम लोग पश्चिम बंगाल में इस बीमारी से बचने के लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी लगातार संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, इस संघर्ष में पूरा पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा रहेगा और ऐसे बीमारी को हम बंगाल में पलने फूलने नहीं देंगे, कदम रखने नहीं देंगे। इस पर तो वचनबद्ध है और इस बार तो ममता बनर्जी ने बेड़ा उठाया है कि हम लोग दिल्ली में भी इस बीमारी का सफाया करेंगे। इस लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। देखिए, सपना हमारा सपना नहीं है। ममता बनर्जी ने जब सीपीएम को हटाने का संघर्ष किया था, वो संघर्ष था। सपना इनका होता है, इनका सपना है। ये जब आए पावर में कहा कि भाई 50 साल कांग्रेस ने राज किया तो अब 50 साल हम भी राज करेंगे। तो ये सपना, इसको सपना कहते हैं। गद्दी का सपना, पावर का सपना, पैसा का सपना, ताकत आज हो गया ना। आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, सबसे पैसा वाला संगठन बीजेपी हो गया। आज दुनिया के रिचेस्ट लोग गुजरात से हो गए। इलेक्शन में लगातार बीजेपी हमलावर होता जा रहा है और एट द एंड ऑफ द डे ये क्या, जिस तरह से गुजरात इलेक्शन में लगातार आज बीजेपी हमलावर हो रही है और बार बार फिर जब भी कोई इलेक्शन देश में आता है, ये अपने जात धर्म के मुद्दे पर पहुंच जाते हैं, ये अपने मारकाट के मुद्दे पर पहुंच जाते हैं, ये अपने भेदभाव के मुद्दे पर पहुंच जाते हैं। इनके पास कोई और एजेंडा नहीं बचता। अगर इन्होंने इतना ढिंडोरा पीटा कि मोदी जी ने बहुत गुजरात मॉडल बनाया है, गुजरात को बहुत डेवलप कर दिया है, गुजरात तो डेवलपमेंट की बात करें ना। उनको ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ी कि 2002 में इनको ठंडा कर दिया था, तो मार दिया था, तो काट दिया था। क्यों जरूरत पड़ता है अपने इन रिलीजियस चीजों को या कॉम्युनल चीजों को सामने लाकर लड़ने की? अगर इन्होंने इतना ही काम किया गुजरात में, तो क्यों ये केजरीवाल पे इस तरह से हमला कर रहे हैं कि भाई इन पर हमला हो जाएगा, इन पर अटैक हो जाएगा? ये सिग्नल दे रहे हैं लोगों को कि आप अटैक कीजिए। आज मनीष सिसोदिया ने कहा था, नहीं, बीजेपी के मनोज तिवारी ने कहा। मनोज तिवारी ने कहा, मनोज तिवारी ने कहा था कि उन पर हमला हो जाएगा, उनकी जान पर खतरा है और ऐसे बहुत सारी बातें जिसके अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन और उनकी तरफ से प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ, तो ये एक सिग्नल दे रहे हैं लोगों को, अपने लोगों को कि हमला करो। तो आज देश का सीएम सेफ नहीं है, आज देश का मिनिस्टर सेफ नहीं है, आज देश का एमपी सेफ नहीं है, आज देश का एमएलए सेफ नहीं है। जो भी सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध में जाएगा, वो उनके पास सीबीआई और ईडी चले आए, या लोग हमला करवाएंगे लगातार। इस तरह की राजनीति तो ये लोग करते हैं। आज वहां से आता है तो सपना, आपने मुझसे सवाल किया कि ममता बनर्जी, उन्होंने कहा, क्योंकि उनका सपना होता है पावर का, ताकत का, पैसा का। ममता बनर्जी का सपना नहीं है, संघर्ष है। जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करके यहाँ से वामफ्रंट सरकार को उखाड़ फेंका, अब उन्होंने वही संकल्प और संघर्ष लिया है कि हम बीजेपी को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। ममता बनर्जी ने नहीं कह दिया कि मैं 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, मैं 2024 में राज करना चाहती हूँ। उन्होंने इतना साल राज किया, हम भी इतना साल राज करेंगे। ऐसे वर्ड आप हमारे बंगाल कल्चर में एक्सेप्टेबल भी नहीं है और हमारी नेत्री के मुंह से आप कभी सुनिएगा भी। उन्होंने ये कहा कि देश के गरीबों को, जो हालात आज बने हुए हैं देश में गरीबी का, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट रेट पे है। आज हमारे देश के किसानों के ऊपर जो हमला हुआ, किसानों पे जो जुल्म हुआ, आज देश में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से आज मिडिल क्लास बिजनेस सेक्शन बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। लगातार देश का सारा जितना भी उसके देश का रिसोर्स है वो उठाकर उनके प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को दे रहे हैं।